हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे गालिब की सियासत को लेकर क्या सोचती, राजनीति को लेकर क्या सोचती। तत्कालिक समय के आधार पर हम लोग बात करेंगे कि गालिब ने अपने शायरियों में, शेरों में क्या लिखा है तत्कालिक राजनीतिक पक्ष को लेकर। चूँकि उस समय 1857 का समय था। 1857 हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक सबसे बड़ी घटना उनके जीवन में जो घटी है राजनीतिक रूप से वो यही थी, 1857 की क्रांति। तो 1857 का समय था जिस समय बहादुर शाह जफ़र जी एक कहें तो एक पपेट राजा बने हुए बैठे थे। वास्तविक शासन चल रहा था अंग्रेज़ लोगों का। और उसी समय कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि गालिब को राजनीतिक पक्ष पे लिखने के लिए मजबूर कर दिया गया। वो खुद मजबूर हो गए हैं लिखने के लिए। घटनाएं कुछ ऐसी थी कि क्रांति जो मेरठ के बाद दिल्ली पहुंची और दिल्ली के बाद जो दमन शुरू हुआ, इलाहाबाद में, झांसी में, कानपुर में, लखनऊ में, और कई लोग मारे गए इस विविधता में, हज़ारों लोग मारे गए इस विविधता में, कई अंग्रेज़ भी मारे गए। और उसी समय दिल्ली में गालिब थे मौजूद, और गालिब के साथ मौजूद थे उनके भाई जो दिमाग से थोड़े से कमज़ोर थे। किसी कारण बस जब 1857 की क्रांति हो चुकी तो गश्त पे सिपाही निकलते थे और उन्हें किसी पर शक होता था तो वो गोली मार देते थे उसे। और जो गालिब के भाई थे वो वैसे तो नज़रबंद थे घर पे, पर किसी कारण बस निकल गए बाहर और गश्त के समय सिपाहियों ने उन्हें गोली मार दी। और उस समय 1857 की क्रांति शांत हुई थी, इसलिए गालिब को घर से बाहर निकलने नहीं दिया गया। अब चूँकि निकलने नहीं दिया गया तो सही तरीके से वो अपने भाई को अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं करवा पाए, जिसके चलते गालिब ने कहा कि दिल्ली बलवा के बाद अब केवल शहर नहीं रहा बल्कि छावनी बन गया है। गालिब के जीवन में 1857 क्रांति के बाद शांत हो गए गालिब। उसके बाद लिखना, पढ़ना और इसके अलावा समाज को देखना, जानना, समझना और बस यही रह गया था उनके लिए। जो विद्रोही नज़रिया था उनका वो धीरे धीरे समाज में दिखना बंद हो गया था। अब केवल उनके शेर और शायरियों में दिख रहा था, और बाकी वो ज़्यादा बोलना, समाज में किसी चीज़ को भी लेके अगर उन्होंने देख लिया कि गलत है और डांट देना उस चीज़ को लेके, ऐसा सब करना बंद कर दिया था। इस सब चीज़ों के बावजूद भी गालिब ने जो अंग्रेज़ पक्ष था ना राजनीति का, उसको सराहा। वो मानते थे कि अंग्रेज़ जो तकनीकी रूप से बदलाव ला रहे हैं भारत में, जैसे कि रेल हुई और इसके अलावा जैसे बिजली हुई, बिजली के बल्ब वगैरह, और भी कुछ तकनीकी चीज़ें थीं जिनने मानव जीवन को थोड़ा सुलभ किया, उसको सराहते थे गालिब। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हर चीज़ को नकार दिया है अंग्रेज़ों की। और इसी के साथ साथ जो अंग्रेज़ों का बाँटो और राज करे की नीति थी ना, उसको हमेशा उसको लेकर डांटते रहते थे अंग्रेज़ों को। एक बार वो अपने दोस्त के यहाँ बैठे हुए थे जहाँ पर वो अक्सर बैठा, वहाँ पे जब गालिब से कहा मीर साहब ने कि गालिब अभी तुम मुफलिसी के दौर में हो, तो हो सके तो दिल्ली से निकल के लखनऊ चले जाइए या तो फिर कहीं और चले जाइए जहाँ पे आप एक अच्छे गुरु बन सकते हैं फारसी के। तब गालिब ने कहा कि कभी किसी दिन अगर भारत एक हुआ तो मुझे भी उस पूरे मिले हुए भारत या संपूर्ण भारत या अखंड भारत के किसी कोने में किसी पेड़ की डाल पर एक छोटा सा घोंसला बनाने का मौका मिल ही जाएगा। वो मानते थे कि भारत को एक होना चाहिए। और इसके बाद जब हम अगर उनके राजनीतिक पक्षों के बारे में बात करें तो डायरेक्टली किसी पर तंज तो नहीं किया राजनीतिक रूप से। उसका कारण एक और भी था कि 1857 की जो अभी हमने बताया कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ थोड़ा ज़्यादा शक में लोगों को देखने लगे थे। इतना ज़्यादा शक कर रहे थे लोगों के ऊपर कि अगर थोड़ी सी भी उन्हें शक हो जाता गालिब को तो हो सकता है या तो जेल में डाल दिए जाते गालिब या तो फिर उन्हें गोली मार दी जाती। जिसके चलते कई बार भारतेंदु हरिश्चंद्र भी लिखना चाहते थे। कुछ कहानियाँ उनके, कुछ नाटक भी ऐसे हैं। भारत दुर्दशा जैसे एक नाटक है भारतेंदु जी का, उनने खुलकर उसमें अंग्रेज़ों की बुराई नहीं कर पाई। और कई पत्रिकाएँ भारतेंदु जी की भी बंद हुई उस समय। गालिब तो उस समय मौजूद थे जब विविधता ये घटी हुई थी 1857 की। उस समय तो लगभग तय था कि गालिब की सारी जो लिखी हुई चीज़ें अगर वो डायरेक्ट लिख देते किसी राजनीतिक पक्ष के लिए तो या तो बैन कर दी जाती, उन्हें रोक दिया जाता, या उनकी प्रतियों को जला दिया जाता, या हो सकता है गालिब को सीधा अटैक किया जाता, या उन्हें जेल में डाल देती, या उन्हें मार दिया जाता। इसके चलते डायरेक्टली तो वो कुछ नहीं लिख पाए, पर अप्रत्यक्ष रूप से कुछ शेर उनके ऐसे हैं जो लगते हैं कि मोहब्बत या प्रेम पक्ष में लिखे हैं या किसी एक रूढ़िवादी सोच के लिए लिखे हैं। लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा लगता है कभी कभी कि राजनीतिक पक्ष को डांटते हुए भी वो लिख रहे हैं। उसी में से कुछ एक शेर आपको सुनाते हैं। दिल ही तो है न संग व खिस्त, दर्द से भरना आए क्यों। दिल ही तो है न संग व खिस्त, दर्द से भरना आए क्यों। रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों। अर्थात अगर हम दिल को मान लें, जो दिल शब्द लिखा हुआ है उसे अगर आम इंसान मान लें तो अर्थ कुछ यूँ हुआ राजनीतिक पक्ष में। अगर हम इसके बारे में बात करें तो यूँ हुआ कि हम आम आदमी हैं, कोई ईंट पत्थर तो है नहीं, इंसान हैं, जीते जागते इंसान हैं। कोई ईंट पत्थर तो है नहीं कि आप हमें सताते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे।
अर्थात राजनीतिक पक्ष या अंग्रेज़, या यूँ कहें कि अंग्रेज़ हुकूमत अगर हमारे ऊपर जुल्म करती रहेगी तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग पत्थर हैं, हम लोग भी जीते जाते इंसान हैं, कुछ ना कुछ तो विरोध करेंगे ही। और इसी में अगर हम लोग आगे बात करें गालिब के बारे में, वो अंग्रेज़ शासन को ये समझा रहे हैं कि सत्ता किसी के हाथ में हमेशा नहीं रहती है, एक समय आपके हाथ से भी सत्ता जाएगी और फिर आप केवल रोते रहोगे और फड़फड़ाते रहोगे। और बहादुर साहब से कह रहे हैं कि सत्ता चली गई है तो इसमें रोने की कोई बात नहीं है, सत्ता हमेशा किसी एक आदमी के पास केंद्रित नहीं रह सकती है, वो जनता की ज़रूरतों के अनुसार बदलती रहती है। और उनका शेर ये यूँ है कि गालिब एक हस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं, रोइए जार जार क्यों, कीजिए हाय हाय क्यों। तो इस शेर में सीधा गालिब यही बता रहे हैं कि किसी एक के हाथ में सत्ता हमेशा रहे ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, और ना ऐसा कभी होता है। आपके हाथ पैर फटकारने से या आपके रोने से, चिल्लाने से, बिलखने से ये चीज़ बदल नहीं जाएगी। अब ये यूँ कहें कि बहादुर शाह जफ़र जी को सांत्वना देने के लिए कह रहे हैं, या उस समय 1857 अंग्रेज़ी सरकार को चेतावनी देते हुए कह रहे हैं, ये तो गालिब ने छोड़ दिया सीधा उन लोगों के ऊपर जो ये शेर पढ़ेंगे या समझेंगे इसे राजनीतिक पक्ष को लेकर। गालिब उस समय इन सब चीज़ों पे तंज तो कस ही रहे थे, जो उस समय की अंग्रेज़ी सरकार कर रही थी, उन सब चीज़ों पे तो तंज कस ही रहे थे अप्रत्यक्ष रूप से लिखते हुए। साथ साथ में उन्होंने एक तंज और भी कसा, जो वादों की वादा खिलाफी कर रही थी सरकार उस समय की, और इसे आप तत्कालीन समाज के साथ साथ वर्तमान समाज में भी जोड़ के देख सकते हैं। वर्तमान राजनीति भी कुछ अच्छी नहीं रही है, वो किसी भी दौर की रही हो, वादा खिलाफी होती रही है हमेशा राजनीतिक पक्ष को लेकर। वो वादे किए जाते हैं पर पूरे नहीं किए जाते हैं, या यूँ किया जाता है कि वादे करके पूरे करने के दिखावे किए जाते हैं। ये सब हमेशा चलती रही है। और इसी के ऊपर गालिब ने एक शेर भी लिखा है कि तेरे वादे पर जिए हम तो ये जाना झूठ जाना। ये जो लाइन है ना गालिब के शेर की, ये लाइन आज की और उस समय की राजनीति में किए गए वादे और उसकी वादा खिलाफी के ऊपर थी। जब गालिब कह रहे हैं इस लाइन में कि जब हम आपके वादों के इंतज़ार में जीते रहे तब हमें पता चला ये तो सब केवल एक झूठ था, एक दिखावा था, एक छलावा था, और इस छलावे के चलते हुए केवल आपने अपने राजनीतिक उल्लू सही किए हैं, ना कि जनता को इससे कुछ मिल पाया है। इन सब चीज़ों के चलते हुए जो सब घट रहा था राजनीतिक कारणों की वजह से समाज में, गालिब के व्यक्तित्व में भी कुछ अपना योगदान दिया है राजनीति ने। और राजनीति को किस तरीके से गालिब ने देखा या हैंडल किया, वो इस शेर में दिखाया गया है। वो शेर कुछ यूँ है कि 100 पुश्त से है, 100 पुश्त से है पेश आए आवा सिपे गारी, कुछ शायरी जरिया इज्जत नहीं मुझे। इस शेर के अंतर्गत गालिब कह रहे हैं कि 100 पीढ़ियों से मेरे यहाँ पर सिपाही की नौकरी रही है, पैसे कमाने के लिए या इज्जत कमाने के लिए या कुछ और कमाने के लिए मैं शायरियाँ नहीं पढ़ता। ये तो हो गया शाब्दिक अर्थ। अब इसके बाद अगर इसका प्रतीकात्मक अर्थ राजनीतिक पक्ष से जोड़ें तो ये कुछ यूँ हुआ कि मैं शायरियाँ कुछ पैसे कमाने के लिए, इज्जत कमाने के लिए नहीं करता हूँ, जिसके बदले तुम जब चाहो मुझे बुला लो और पैसे का लालच दो और मैं आपके हिसाब से चलना शुरू कर दूँ। तो राजनीतिक पक्ष मेरे साथ वो नहीं कर सकती जो और शायरों के साथ उन्होंने किया है। और अगर मुझे पैसा ही चाहिए होता तो 100 पुड़ियों से मेरे यहाँ पर लोग सिपाही रहे हैं, मैं भी सिपाही बन सकता था। ये सब तो चल ही रहा था, गालिब और राजनीति के बीच में ये सब चल रहा था। और अंत में हम केवल इतना ही कहेंगे कि गालिब को बहुत कुछ झेलना पड़ा राजनीति को लेकर, और उस समय की राजनीति ने उन्हें बहुत तंग भी किया है। अंग्रेजी शासन के लिए ले लें, इतने बड़े शायर होने के बावजूद भी उन्हें बुलाया गया, खींच के लाया गया सामने और जेल में डालने वाले थे। जो हमने पहले भी आपको एक कहानी सुनाई है कि उनके एक हंसते हुए मजाक ने उन्हें बचा लिया। जब अंग्रेजी शासन के एक अधिकारी ने उनसे पूछा कि क्यों मुसलमान हो क्या, तो उन्होंने कहा कि जी साहब आधे मुसलमान हैं। आधे मुसलमान जब उसने कहा अधिकारी ने कि आधे मुसलमान कैसे, तो उन्होंने कहा जी शराब पीते हैं, सूअर नहीं खाते। और इसी बात पे उन्हें हंसी आ गई। थोड़ा मजाकिया स्वरूप गालिब का दिखा, और जो साहब थे वहाँ पे बैठे हुए जो जेल दे सकते थे उनको, उन्हें थोड़ा सा लगा कि यार हंसी मजाक वाला आदमी है, ये गलत कुछ नहीं करेगा, तो शायद यही सोच के उन्हें छोड़ दिया गया। और उनके साथ साथ जो लोग वहाँ पे आए थे पूछताछ के लिए, उनको भी शायद रिहा कर दिया गया था। तो राजनीतिक पक्ष आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।